नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार में बीजेपी की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। जितना पूरा मेला था, बड़ा ग्रैंड तरीके का शपथ ग्रहण समारोह था, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग थी उसमें। और लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी है। 10-12 चीफ मिनिस्टर्स आ गए, उसमें एनडीए के भी थे, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे जो दिखाई दे रहे थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, बहुत सारे मंत्री संतरी सब लोग वहां पर आए हैं। बड़े केंद्रीय मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री जी तो थे ही प्रोग्राम के लिए, अमित शाह जी थे और तमाम तरीके थे। वो पूरा बीजेपी का शो लग रहा था। लेकिन बीजेपी के ना चाहते हुए या चाहते हुए, जो भी कहे, बहुत सारे मित्र नाराज हो जाएंगे इसलिए, लेकिन नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, 5वीं बार विधानसभा है। और उसके बाद जेडीयू का नारा था इस बार कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो क्या अब ये 25 से 30 तक नीतीश कुमार बने रहेंगे? क्या होगा आगे? बिहार की राजनीति क्या हो रही है? आरजेडी और महागठबंधन का जो हाल हुआ उसका क्या मतलब है? और इन बिहार के चुनावों का देश भर की राजनीति पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा? एसआईआर का असर पश्चिम बंगाल पर क्या पड़ने वाला है? ममता जी वैसे ही नाराज हो रही हैं आजकल, दीदी नाराज चल रही हैं। पहले तो बिहार के इलेक्शंस का क्या मायने है इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे मित्र अभिषेक कुमार जो है वो बिहार की राजनीति को और देश की राजनीति को भी समझते हैं, बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते हैं और आंकड़ों और तथ्यों के हिसाब से ज्यादा समझते हैं। तो इसलिए हमने कहा अभिषेक जी से कि भाई इलेक्शन खत्म हो गए, मुख्यमंत्री जी बन गए, तो अब समझाइए हुआ क्या है सारा का सारा। 10वीं बार देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले, और उसमें भी ऐसा कि कहीं भी रहे नीतीश ही कुमार रहेंगे। तो अभिषेक जी क्या हुआ, आप कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन के नतीजों को? विजय जी, जब पहली बार मिले थे आपसे इस प्लेटफॉर्म पर, आपके सत्य की विजय पर, इसके पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने आपसे कहा था कि 140 से 150, मतलब 140-50 सीटें एनडीए को आ रही है। स्पष्ट बहुमत एनडीए को आ रहा है और जनता दल यूनाइटेड 70 पार जा रही है, ये मेरा मानना था। अब ये आंकड़ा 202 तक चला जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष के आरोपों को यदि हम सत्य भी मान ले थोड़ी देर के लिए, तब भी आप देखेंगे कि 150 सीटें तो हर हाल में एनडीए को आ रही थी। और अगर 150 सीट भी आती, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यदि विपक्ष के परिप्रेक्ष्य में कहे तो होता, तब भी 150 सीटें आती। तब भी आज हम यही विश्लेषण करते कि महागठबंधन कहां चूक कर गया और कैसे सत्ता आते आते फिसल गई। खैर, निष्पक्ष चुनाव अलग मुद्दा है और चुनाव नतीजों के बाद की परिस्थितियां अलग मुद्दा है। अब इस नतीजे के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, आपने कहा कि नीतीश कुमार ही मजबूरी है, कारण क्या है? तो बिहार के वोटर्स के बीच एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है, बहुत बड़ा समूह ऐसा है, सोशल ग्रुप्स, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को पसंद नहीं करता। और ठीक ऐसे ही बिहार के वोटर्स के बीच एक बहुत बड़ा सामाजिक समूह ऐसा भी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को भी पसंद नहीं करता। और ध्यान रखिए, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही नहीं है, बहुसंख्यक समुदाय में भी ठीक ठाक आबादी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहती बिहार में। और इन दोनों के बीच नीतीश कुमार एक कॉम्प्रोमाइज चेहरे के तौर पर, कि फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा तो नीतीश कुमार ही ठीक है, उस मानसिकता से वोट डालने वाले वोटर्स के बीच में नीतीश कुमार ही पसंद है, चाहे वो इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़े या उस गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। दोनों ही परिस्थितियों में मैंडेट उधर ही आ रहा है। जी नहीं, लेकिन इसका क्या मतलब? आपने कहा कि बीजेपी को पसंद नहीं करते, लेकिन बीजेपी की सीट तो 2020 में भी ज्यादा आई थी, इस बार भी ज्यादा आई हैं जेडीयू नहीं से। नहीं, तो देखिए, है क्या कि जब जनता, देखिए जनता उतना कैलकुलेटिव होती नहीं है, उतना ज्यादा कैलकुलेशन करके जनता वोट नहीं देती। बीजेपी को जो वोटर वोट दे रहे थे, बीजेपी के कोर वोटर के अलावा, वो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए ही वोट दे रहे थे, ना कि बीजेपी को का सीएम बनाने के लिए वोट दे रहे थे। ठीक इसी तरह जो वोटर 2015 में लालू यादव के साथ गठबंधन में 3/4 बहुमत दे रहे थे, वो आरजेडी और कांग्रेस की सीटों पर भी जो वोटर वोट दे रहे थे, वो वो भी वोटर भी नीतीश को। उनके कोर वोटर के अलावा जो वोटर थे, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वोट दे रहे थे। ये बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा। भारतीय नहीं तो जनता ऐसी पार्टी इस चीज ऐसी को लगता है 2018 में स्वीकार कर गई, जब एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतें हैं और 2 जिधर एक तरफ होती हैं, चुनावी नतीजा उनके पक्ष में एक तरफा करीब करीब होता है। तो यही बिहार नहीं की नहीं सामाजिक परिस्थिति है। और जो
दूसरी बड़ी सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए कि नीतीश कुमार, चाहे उलटने पलटने का जो भी आरोप लगे, नीतीश कुमार इस देश की राजनीति में और खासकर हिंदी भाषी भारत में एकमात्र ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं, एकमात्र ऐसे नेता, हिंदी भाषी नेता। मैं नरेंद्र मोदी को भी हिंदी भाषी ही मानता हूं क्योंकि वो अच्छी हिंदी बोलते हैं, बनारस के सांसद भी हैं। एकमात्र हिंदी भाषी नेता के तौर पर नीतीश कुमार उभरे हैं, जो पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, जो जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप भी नहीं है, जिनके ऊपर किसी कॉरपोरेट घराने से नजदीकी का भी आरोप नहीं है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के आरोप भी नहीं है। तो इन तमाम आरोपों से ऊपर जो नेता हो, जो व्यक्ति अगर सक्रिय राजनीति में हो, खासकर आजकल के उपभोक्तावाद की संस्कृति के दौर में, तो एडिशनल 8-10% वोट किसी भी खराब परिस्थिति में उस चेहरे के नाम पर पड़ ही जाएंगे। जी, नहीं ये आपने बताया, मैं सवाल ही यही कर रहा था कि नीतीश कुमार जी में ऐसा क्या ग्लू है, लेकिन मुझे दूसरे तरीके से समझाइए। ये जो हम जिस तरह से ब्रांडिंग करते हैं ना नीतीश कुमार जी की, हम मतलब नहीं, हम ब्रांडिंग नहीं करते हैं, जो वास्तविकता है वो बता नहीं, रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, एक समाज में पूरे उनकी ब्रांडिंग है कि भाई नीतीश कुमार जी सांप्रदायिक नहीं है। अरे जो बीजेपी के हाथ लगाता है उसको तो आप सांप्रदायिक बता देते हैं। नीतीश कुमार जी सांप्रदायिकता के साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, 20 साल से बना रहे हैं, है ना। और वही सांप्रदायिकता के चक्कर में तो उन्होंने 2013 में बीजेपी के साथ छोड़ा था। 2009 में हाथ जब खींचा था नरेंद्र मोदी जी से, तब भी सांप्रदायिकता के लिए खींचा था। फिर उनके साथ सरकार बना रहे, तो हम कैसे मानते हैं कि वो नीतीश कुमार जी सांप्रदायिक नहीं है? पहली बात, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं ये समाज का जो आपने सवाल दिया उस पर पूछ रहा हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं बता। और दूसरा परिवारवाद की बात कर लें, ठीक है, परिवारवाद नीतीश कुमार का नहीं है, लेकिन इस सरकार में तो 4 तो मंत्री बने जो बेटों के परिवार के ही हैं। वो उप मुख्यमंत्री बेटा है शक्ति चौधरी का, दूसरे 2 मंत्री जो हैं, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा, जीतन राम जी का बेटा, दिग्विजय सिंह की बेटी, तमाम तरीके के लोग परिवार के हैं। नहीं, देखिए होता क्या है कि जनता यही देखती है कि चेहरा कैसा है, बाकी चीजें कम देखती है। जेपी मूवमेंट में भी जो लोग जेपी के साथ जुड़े थे, उन्हें संपूर्ण क्रांति से शायद ही कोई मतलब था। बोफोर्स के समय जो लोग वीपी सिंह से जुड़े थे, बोफोर्स का मतलब उनको वोट देने वाले 90% वोटर्स को नहीं पता था कि बोफोर्स है क्या। तो जनता के अंदर अवतारवाद और व्यक्ति पूजा की एक पुरानी परंपरा है, और अब तक संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद, राष्ट्रपति प्रणाली जिसमें व्यक्ति पूजा की एक गुंजाइश रहती है, वो ना होने के बावजूद, संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद, भारत जैसे देश में व्यक्ति पूजा राजनीति में होती रही है। गांधी भी एक व्यक्ति थे, गांधी के विचारों से हम सहमत हैं, लेकिन इस बात से भी हम सहमत हैं कि महात्मा गांधी को इस देश के लोगों ने उस दौर में 50% लोगों ने ही एक व्यक्ति के, एक विचार, एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के तौर पर देखा होगा। बाकी 50% लोग जो उनके साथ जुड़े थे, वो एक अवतार की दृष्टि से ही देख रहे थे। मतलब नीतीश जी को आप अवतार मानते हैं बिहार का? जी, नीतीश जी को बिहार का अवतार, ये स्थिति 2010 में थी कि बिहार की जनता नीतीश कुमार में वैसे ही छवि देख रही थी जैसे बिहार की जनता का बहुतायत वर्ग लालू यादव में एक जमाने में देख रहा था। वो छवि नीतीश कुमार की थी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार की, विजय जी, बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई है जो नीतीश कुमार के अकेले सत्ता में आने में बहुत बड़ी बाधक है। वो ये है कि नीतीश कुमार, चूंकि जाति आधारित राजनीति है, किसी डोमिनेंट कास्ट ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार की वही राजनीतिक कमजोरी भी है, वही राजनीतिक ताकत भी है। नहीं, लेकिन इसको मैं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि नीतीश कुमार जी के पास कोई बहुत बड़ा जातीय या सामाजिक ग्रुप नहीं है, ये है ना सच बात? जो भी उनका वोट है वो है। अब आरजेडी को ले लें, तो आरजेडी के पास बहुत बड़ा जातीय ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जी, बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें 1-2% होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास तो उससे भी बड़ा एक सोशल ग्रुप है जो इंटैक्ट है। तो जिन 2 बड़े पार्टीज के पास बड़े सोशल, जातीय, जो भी कह लें, कास्ट ग्रुप हैं, वो एक छोटे जातीय ग्रुप से क्यों ब्लैकमेल होते? मैं ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, आपने बीजेपी की बात कही कि बीजेपी के पास बहुत बड़ा सोशल कोalition है, सामाजिक गठजोड़ है। ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास जो भी आप सामाजिक पूंजी या राजनीतिक पूंजी देख रहे हैं, सामाजिक समीकरणों का जो गुलदस्ता देख रहे हैं,
वो बिल्कुल उसी तरह परिस्थितियों का गुलदस्ता है जैसे पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। नरेंद्र मोदी चाहते तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर सकते थे। बिहार में लीडरशिप में इन्वेस्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, लीडरशिप में निवेश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को अपना लीडर खड़ा करना चाहिए था, वो काम बिहार में भाजपा ने नहीं किया। और भाजपा को हमेशा ये लगता रहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार की जनता स्टेट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगी। बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार राजस्थान नहीं है, तो नीतीश बिहार नरेंद्र छत्तीसगढ़ मोदी नहीं तो है। अभी नरेंद्र मोदी तो 2014 में आए हैं ना, बीजेपी ने तो पहले भी इन्वेस्ट कौन सा लीडर बना दिया। तो पहले बीजेपी का अप्रोच दूसरा था, पहले की बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे चलने में आनंदित महसूस करती थी। आज की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पीछे चलकर खुश नहीं होती है, उसे अपना नेता चाहिए, अपना मुख्यमंत्री चाहिए, अपना चेहरा चाहिए। लेकिन वो चेहरा वो घोषित नहीं करेंगे, वो चेहरा उनको भजन लाल शर्मा या मोहन यादव या विष्णुदेव साय या नायब सैनी की तरह का ही चाहिए। ये बिहार में दिक्कत है। और आपने तो देखा है, आपसे ज्यादा मुझे लगता है बहुत कम पत्रकार दिल्ली में होंगे जिन लोगों ने 1998 में द मेकिंग ऑफ नीतीश कुमार के प्रोसेस को अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस ने कैसे अंजाम दिया था उसको देखा हो। जी, तो नीतीश कुमार जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को पसंद नहीं है? लेकिन बीजेपी को नीतीश कुमार पसंद है नहीं पसंद है वो अलग बात है। बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। बीजेपी चाहती है कि आखिर ये इकलौता हिंदी भाषी प्रदेश, मैं पंजाब को हिंदी भाषी नहीं मानता इसलिए कि गुरुमुखी लिपि वहां की मुख्य लिपि है, देवनागरी नहीं है। जो हिंदी भाषी प्रदेश है, मतलब जमशेदपुर और किशनगंज से लेकर राजस्थान के श्रीगंगानगर तक, उसमें इकलौता हिंदी भाषी प्रदेश बिहार बचा हुआ है जहां आज तक कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाया। ये एक नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को है। नहीं था आपको लगता? आज 2020 में भी मौका था, 2015 में अकेले लड़ी थी बीजेपी। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की थी, 250 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी थी अपने बूते, और पूरे एनडीए अलायंस को 1/4 से भी कम सीटें मिली थी। नहीं, उसको छोड़ दीजिए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। 2015 में 2020 में तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली नीतीश कुमार जी से, डबल सीटें मिली हैं। हाँ, लेकिन 20 की विधानसभा का अंक गणित ऐसा था कि और नीतीश कुमार को अगर सीएम नहीं बनाते तो इंडिया अलायंस वाले बना देते, महागठबंधन वाले। 2025 में भी बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं, और यदि आज की तारीख में मैं जनता दल को छोड़ दूं तो 117 सीटें हैं बीजेपी के पास जी। यदि सारी मिला लें तो फिर तो कोई मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 117 इधर है तो 126 उधर भी तो है, निर्दलीय कहाँ है? लेकिन बीजेपी को जैसे आप जानते हैं, अमित शाह जी को जानते हैं, कोई 117 को 125 करना में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ये गणित की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दूसरी बात समझना चाहता हूँ आपसे, गणित को छोड़ दीजिए। 122 भी होती तब भी क्या बीजेपी आप, अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ आपसे, 125 सीटें होती बीजेपी के पास टोटल जनता दल को छोड़कर, तो क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती? मुझे लगता है निश्चित तौर पर बीजेपी बनाती। अभी 2-3 खतरे हैं। पहले कि ये एकनाथ शिंदे के साथ जो किया गया, उद्धव ठाकरे के साथ किया गया, शिंदे के साथ तो अलायंस में रह के हुआ कि पहले उनको कट टू साइज किया गया, फिर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाया गया। कहीं ना कहीं ये मैसेज चंद्रबाबू नायडू तक भी जाता कि अब अगला नंबर उनका है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपने विस्तार पर बहुत फोकस कर रही है, तो एक मैसेज वहां जाता। उससे बीजेपी में को दिल्ली में केंद्र सरकार की स्टेबिलिटी पे कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न होता। अकेले ना तो नीतीश कुमार सरकार गिरा सकते हैं, ना चंद्रबाबू नायडू गिरा सकते हैं, लेकिन दोनों की साझा ताकत सरकार को 1 मिनट नहीं रहने देगी, जो लोकसभा का अंक गणित है। क्योंकि विजय जी, आप एक चीज को ध्यान रखिए, आजाद भारत की किसी भी लोकसभा में जैसे 84 में सबसे बड़ा सत्ता पक्ष चुनकर दिया था प्री पोल अलायंस को, वैसे 2024 में सबसे बड़ा संगठित विपक्ष इस देश की जनता ने 234 सीटों के साथ दिया है। इतना बड़ा विपक्ष प्री पोल अलायंस जनता ने कभी नहीं दिया था। तो ये बात दिल्ली को दिखाई दे रही है। और दूसरी बात आपने कही कि नीतीश कुमार को क्यों बनाया गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में नीतीश कुमार भले ही जनता दल यूनाइटेड का कोई जनाधार वहां नहीं बढ़ा पाए हो, लेकिन आप किसी भी गांव कस्बे में चले जाइए, नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं, कुर्मी समुदाय से, वो समुदाय टिल्ट करता हुआ दिखा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ। सबसे ज्यादा एमपी उसके बने, 10 एमपी बने और 7 सपा से बने थे।
तो डोमिनेंट ओबीसी वर्ग के बीच उत्तर प्रदेश में एक तरह से आप देखें कि दूरियां कम होनी शुरू हुई थी। लोकसभा चुनाव इसका गवाह था। अब अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता और नीतीश कुमार अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर में कैंपेन करते हुए 27 में दिखाई देते तो उत्तर प्रदेश की सत्ता जानी तय है। बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में कोई और करके ले जाए। जो कुर्मी मतदाता जो 5-5.5% है यूपी में, जो सपा की तरफ मुड़ करके गए हैं, नीतीश कुमार को का इस्तेमाल यूपी के विधानसभा चुनाव में करने की जरूरत अभी भाजपा को है। ये बात भाजपा जानती है कि वो जरूरत है, क्योंकि यूपी का चुनाव 10,000 वोट रुपए वाला चुनाव नहीं है। नहीं, लेकिन यूपी में अति पिछड़ा वर्ग बिहार की तुलना में तकरीबन 10% कम है, जिसमें सबसे ज्यादा इन स्कीम्स का असर होता है। जी 10,000 की बात कर ली, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि बीजेपी का या बीजेपी लीडरशिप या सीधा सीधा कहूँ नरेंद्र मोदी जी की जो एक पॉजिटिव जेस्चर है उसको आप नहीं मानते। आप कह रहे नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। ऐसा है नीतीश कुमार जी के साथ। नहीं देखिए, विशाल हृदय दिखाया प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कि भाई हाँ बड़ी पार्टी होकर भी हमने बना दिया, इसको आप नहीं मानते। देखिए, ये विशाल हृदय कभी भारी ना पड़ जाए बीजेपी पर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इतना नीचे चली गई है कि इंडिया गठबंधन इतना नीचे चला गया है कि वो नीतीश कुमार के सामने झुककर अलायंस करने और सत्ता में आने के लिए बेताब है। अभी मैंडेट है, मैंडेट का सम्मान किया जा रहा है। जैसे भाजपा ने सम्मान किया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत मिली है तो उन्हें ही बनाए रखा जाए। विपक्ष भी सम्मान कर रहा है, लेकिन सत्ता में आने की बेताबी तो विपक्ष को है। तो मतलब ध्यान रखिए, नीतीश कुमार के ऐसा मैंडेट आया है कि नीतीश कुमार आज भी उधर चले जाए। और आप जानते हैं कि क्या हुआ महाराष्ट्र के मामले में? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, राज्यपाल ओथ दिलाने के समय यदि चाहे तो कह सकते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। उसके बाद अगर बीजेपी को सपोर्ट भी विड्रॉ करना होगा या नीतीश कुमार को डीस्टेबलाइज करने की कोशिशें भी करनी होगी तो सदन के अंदर ही हराना होगा। सदन के अंदर हराने के लिए गवर्नर के माध्यम से अब फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश कुमार को 5 सालों के दरमियान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल जब न्योता दिया गया नीतीश कुमार को तब फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा गया। वो तो एक कोalition था तो उनको फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, आगे का रास्ता तो बंद ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद ही कर दिया है। सुक्खू के मामले में भी क्या हुआ था आपने देखा, जब उनके विधायक पंचकुला चले गए, जैसे गुवाहाटी चले गए थे उद्धव ठाकरे के विधायक, तो जैसे कोश्यारी ने उन्हें कह दिया था कि आप फ्लोर टेस्ट हासिल कीजिए, फ्लोर टेस्ट पर जाइए, वैसे हिमाचल के गवर्नर नहीं कह पाए सुक्खू को। नहीं, मैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार में अब राजभवन के माध्यम से जो खेल खेलने का मौका था वो खेल अब बीजेपी के हाथ से निकल गया है। अब राजभवन का इस्तेमाल तभी होगा जब नीतीश कुमार स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे। नीतीश कुमार भविष्य में अगर बीजेपी खेल खेलना चाहे तो किसी अविश्वास प्रस्ताव पर छोड़ के चले जाए, हार जाए, बीजेपी हरा दे उन्हें। ये नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार को अब राजभवन कहे कि आप फ्लोर टेस्ट हासिल कीजिए। ये अब नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी बिना अविश्वास प्रस्ताव लाए नीतीश कुमार के प्रति अविश्वास दिखा दे। नहीं, वो तो टेक्निकली नहीं हो सकता। मैं दूसरी बात समझना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। नहीं, मैं दूसरी बात समझना, ये तो ठीक है टेक्निकल मामला है। मैं समझना चाहता हूँ कि जो जेडीयू का नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश, तो क्या अब 30 तक यदि मतलब सब कुछ ठीक रहा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे या बीजेपी को कोई अंडरस्टैंड? मुझे तो ये भी समझाइए, आप बिहार से हैं, कि कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है? भले ही आज सामने नहीं आ रही हो कि नीतीश कुमार जी को कहा होगा कि भाई प्रभु आप अभी रहिए फिर देखते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को भी दोबारा से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर बीजेपी उस प्लेटफॉर्म पर तो खड़े रहना चाहती है या नीतीश कुमार खड़े? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इतना भरोसे के लायक हैं कि आज अगर हाँ कह दे अंदर खाने किसी बात को और फिर उससे पलटे नहीं? नीतीश कुमार हाँ कह के ना पलटे, नीतीश कुमार जी ने कि हम कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को कौन भरोसा करे, वो भी कुर्सी के मामले में? नीतीश कुमार जी ने कहा तो कि हम कहीं नहीं जाएंगे जी। हाँ, जब वो कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे तब उम्मीद रखिए कि वो ज्यादा दिन तक वो रुकने वाले हैं नहीं। हर गठबंधन में सत्ता का नेतृत्व करने वाला दल यही चाहता है कि उसका अलायंस पार्टनर दब्बू बना रहे। हर गठबंधन में जब बीजेपी 55 पर थी, नीतीश कुमार 88 पर थे, कितना स्मूथ अलायंस था। जब नीतीश कुमार 115 पर थे, बीजेपी 91 पर थी, कितना स्मूथ अलायंस था। मामला गड़बड़ कहां से होता है नीतीश कुमार का? जब वो लालू यादव के साथ जाते हैं, लालू यादव 80 पर होते हैं, नीतीश कुमार 71 पर होते हैं, वहां से मामला बिगड़ता है। जब वो भाजपा के साथ 2020 में होते हैं
तो चिराग मॉडल के बाद भाजपा 74 पर होती है, नीतीश कुमार 43 पे होते हैं। जब फिर वो राजद के पास जाते हैं तो राजद 80 पर होती है, नीतीश कुमार 43 पे होते हैं। वहां से दिक्कतें होती है। अब राजद 25 पर है, पूरा महागठबंधन प्लस ओवैसी 41 पर है, नीतीश कुमार खुद 85 पर है। जैसी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का मर्जर कभी भी जेडीयू में हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा, तो वो 89 पर चले जाएंगे। तो 89 इधर 41 उधर, नीतीश कुमार के सामने तो वो अलायंस ज्यादा सूट करेगा भविष्य में, क्योंकि वो उनके सामने पूरी तरह से दबा हुआ रहेगा। तो जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को यदि हम डिकोड करें तो यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर थोड़ी सी भी अपनी महत्वाकांक्षा पर लगाम रखने की बजाय वो आगे बढ़ने की कोशिश की, तो अब नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या होगा। अब देखिए, अब तक आपने देखा कि नीतीश कुमार स्विच कैसे करते थे। नीतीश कुमार स्विच करते थे, इस्तीफा दे देते थे कि किसी को बर्खास्त क्यों करना, इस्तीफा देके अगले दिन फिर से वोट ले लो नए गठबंधन में। अब उन्हें संविधान पीठ के द्वारा ही पूरी आजादी दे दी गई है, वो जब चाहे पूरी भाजपा को बर्खास्त कर दे कैबिनेट से, जब चाहे पूरी राजद और महागठबंधन को शपथ दिला दे, जब चाहे उनको फिर बर्खास्त कर दे, जब चाहे इनको शपथ दिला दे। ये उनके पास पूरी आजादी दे दी गई है। और गवर्नर हाउस तो अब भी है बीजेपी के पास। तो गवर्नर हाउस में वही तो कह रहा हूं सर, नहीं घेर रहा, लेकिन और विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी ने ले गवर्नर लिया। हाउस क्या करेगा अब? नहीं, विधानसभा अध्यक्ष भी ले लिया बीजेपी ने जी, विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के पास है। विधानसभा स्पीकर जब लिया बीजेपी ने, तो मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूं, दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जब नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ आए थे, तो आप जानते हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 14 दिनों पूर्व दिया जाता है। असेंबली कन्वीन कर ली 14 दिन बाद बजट सेशन के लिए 11 फरवरी से, और 28 जनवरी से 11 फरवरी 14 दिन होता है। 28 तारीख को अलायंस बदल के बीजेपी के साथ शपथ ली और उसी दिन स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिला दिया। यानी हाउस कन्वीन करने के बाद वो 1 मिनट भी हाउस में ना बैठे, चेयर पे ना बैठे। आप समझिए, आप ये कह रहे हैं कि स्मूथ अलायंस नहीं है बीजेपी जेडीयू का। विजय जी, कोई ऐसा अलायंस स्मूथ नहीं हो सकता जिसमें सत्ता का नेतृत्व करने वाली पार्टी से सत्ता की स्टेपनी बनी हुई पार्टी ज्यादा बड़ी हो। ऐसा कोई अलायंस कभी स्मूथ नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, वो समझ रहा हूं मैं बात, लेकिन अब मैंने सोचा कि दोनों की इतना अच्छा रिश्ता, आज तो इतना हाथ हिला हिला कर, कल जो है प्रधानमंत्री जी और वो दोनों हाथ खड़े करके कर रहे थे, तो कुछ ठीक रहा होगा। आपको भरोसा ही नहीं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं हाथ हिला करके, योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण आपको याद होगा 2022 में, ओथ टेकिंग सेरेमनी जो लखनऊ में हुई थी, 90 डिग्री पर नरेंद्र मोदी के सामने झुक कर प्रणाम करते हुए नीतीश कुमार उनका झुक कर अभिवादन कर रहे थे, याद है ना। 3 महीने 4 महीने बीतते बीतते लोगों ने देख लिया कि वो झुक कर प्रणाम कर रहे थे, पूरी तरह निश्चिंत कर दिया उन्होंने कि हाँ भाई, हमारे जेस्चर पोस्चर से साफ हो गया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या कर दिया था, पूरे देश ने देखा था। नीतीश कुमार के बारे में कोई, हम आप, उनकी पार्टी के लोग, अलायंस के लोग, कोई भी आदमी उनकी गारंटी नहीं ले सकता। इस देश में कम से कम राजनीतिक रूप से इतने अविश्वसनीय नेता है नीतीश कुमार। चल, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सपना इस विधानसभा में पूरा होता हुआ नहीं लगता, सम्राट चौधरी नहीं बन रहे। अब क्या पता, भाजपा अगर राजद को ही तोड़ दे तब तो सपना पूरा हो सकता है कि भाजपा राजद को ही तोड़ दे। देखिए, जेडीयू में या बीजेपी में किसी को भी 2/3 का नंबर हासिल करना असंभव है। बिहार के विधायकी छोड़ करके फिर से उपचुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं होते। उनको पता है बहुत मेहनत करके, बहुत जगह आदाब प्रणाम करके तब बड़ी मुश्किल से जीत करके आते हैं। तो बिहार के, चाहे उन्हें 500 करोड़ रुपए आप दे दीजिए, कोई पार्टी दे दे कि 500 करोड़ रुपए ले लो लेकिन विधायकी छोड़ दो, वो विधायकी नहीं छोड़ेगा, वो सांसदी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उस मानसिकता से, वो जमींदारी सिस्टम वाली मानसिकता से, चाहे वो जमींदार हो या गरीब हो, उस मानसिकता को रख के ही वो सत्ता या सिस्टम का हिस्सा बनने आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो खेल बिहार में नहीं संभव है। हाँ, जब 1/3 वाला रूल था, पुराना रूल दल बदल तो हो जाता, उसमें तो कोई भी टूट सकता था, लेकिन 2/3 के बाद तो शिवसेना कब टूटी आपने देखा, किस तरह से शिवसेना टूटी। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल है कि किसी पार्टी के 2/3 विधायकों को तोड़ दिया गया। लेकिन आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस को तोड़ा गया? 15 विधायकों से इस्तीफा दिलवाया गया, असेंबली के स्ट्रेंथ को नीचे लाया गया। वो तो मुश्किल काम है। कर्नाटक में हुआ, इसी तरह से कर्नाटक में हुआ, एचडी कुमारस्वामी की सरकार की पार्टी को तोड़ना तो मुश्किल काम होता है।
जी, मतलब 80-85 जो भी हो वो बड़ा नंबर होता है, 85 वो का क्या आसान हुआ, काम 2/3 58 हुआ, 58 कैसे टूट जाएंगे? नहीं, वो तो मुश्किल काम है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जी, मैं तो बीजेपी का सोच रहा था कि बीजेपी सोच रही है कि भाई मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अभी चलो नीतीश कुमार जी रहें, फिर बाद में बन जाए, लेकिन आप नहीं बना रहे, ठीक है। अब मुझे बताइए, इसका बिहार से यदि हम निकलेंगे तो क्या जी। रिपरकशंस है या क्या इंडिकेशन है देश की राजनीति पर, या खासतौर से बिहार के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश पर? देखिए, बंगाल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। बंगाल पे बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बंगाल में जिस तरह का सोशल कोalition 2019 के लोकसभा चुनाव में या 21 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बनाया था, अब वो सोशल अम्ब्रेला बीजेपी के पास उतना बड़ा, उतना ब्रॉडर अभी है नहीं। अब वो सिकुड़ चुका है काफ़ी। बीजेपी की सीटें अब बंगाल में देखिएगा, पिछली बार जो आप 77 थी उसके आप कह नीचे रहे हैं 50 कमजोर केस हो हो गई है बीजेपी? निश्चित तौर पर। आप देखिए पूरे देश में हिंदी भाषी भारत में बीजेपी करती है जाति की राजनीति की जगह सांप्रदायिकता की राजनीति। वहां वो सामुदायिक राजनीति, जाति की राजनीति कर रही थी, मथुआ समाज की राजनीति, तो इनकी राजनीति, तो जंगल महल की राजनीति। अब जंगल महल में लोकसभा चुनाव में उन्हें कितनी सीटें मिली थी? 7 की 7 लोकसभा सीटें मिली थी 2019 में। लेकिन उसके बाद आ गए हेमंत सोरेन सत्ता में। हेमंत सोरेन आ गए, हेमंत सोरेन ने जंगल महल का पूरा इलाका जो संथाल बहुल है, वो ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े हो गए। खड़े हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि सबसे बुरी हार अगर भारतीय जनता पार्टी की कही हुई, जहां वो लोकसभा सीट जीते थे उन इलाकों में, तो जंगल महल इलाके में हुई। नहीं, लेकिन इस बार पोलराइज कर सकते हैं ना एसआईआर को लेकर, और ये जो अभी चल रहा है घुसपैठियों का मसला, बंगाल में तो, वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी मेरे ख्याल से घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बनाएगी। देखिए, बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा चलेगा नहीं असम की तरह। असम में क्या है कि कुछ जिलों में घुसपैठ एक समस्या है। बंगाल की परिस्थिति दूसरी है। आप अगर उस वक्त के पूरे डॉक्यूमेंट्स को उठा करके देखें, जिस वक्त वो रेडक्लिफ साहब आए थे और वो बाउंड्री खींच रहे थे बंगाल के बाउंड्री विभाजन बना। की, भारत विभाजन के समय, उस वक्त भी मालदा मुर्शिदाबाद को अल्पसंख्यक बहुल ही बताया गया था और चटगांव को हिंदू बहुल बताया गया था। हिंदू बहुल। लेकिन चटगांव के साथ कोई बॉर्डर टच नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसको इंडिया में नहीं लिया गया। मालदा मुर्शिदाबाद को लिया गया, तो खैर वो तो कहीं गया नहीं, वो तो दिल्ली में बैठ करके ही लाइन खींच रहे थे, वो अलग बात है। तो ठीक है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां बंगाल में पोलराइजेशन किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इसलिए नहीं लगता बंगाल के मामले में, क्योंकि बंगाल में आप देखिए, बंगाल में एक हिंदू वोट बैंक नहीं है, एक मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। वहां एक सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद जो है, बांग्ला उपराष्ट्रवाद है। और रीजनल वो नेशनलिज्म, आइडेंटिटी सब ऐसी है नेशनलिज्म। जिसमें जी, उस सब नेशनलिज्म में रविन्द्रनाथ टैगोर भी पूजनीय है, तो काजी नजरुल इस्लाम भी पूजनीय है। उस हालात में वहां पोलराइजेशन नहीं हो सकता जो मानसिकता बंगाल की है। भद्रलोक हमेशा से लिबरल और लेफ्ट लिबरल रहा है। आप कलकत्ता के आसपास की सीटों को देखिए, भद्रलोक जब तक आप भद्रलोक के साथ कलकत्ता तो अभी भद्रलोक के साथ तो सिनर्जी अभी बनी नहीं है बीजेपी की मेरे ख्याल से। नहीं बने, वो बन भी नहीं सकती। भद्रलोक जो दिल्ली में है, मतलब भद्रलोक टर्म हम कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग कहते लेफ्ट हैं लिबरल कहते हैं। जी। वो तो उसके साथ तो दिल्ली में नहीं बनी है, उसके साथ मुंबई में नहीं बनी है, तो बंगाल में कैसे बन जाएगी? ये एक सवाल अपने आप में है। हाँ, उत्तर प्रदेश का कुछ आप कह रहे थे। हाँ, तो मैं पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेता योगी आदित्यनाथ ने खूब रैली की, अखिलेश जी ने भी खूब रैली की, नतीजा जो हुआ वो हुआ। और फिर केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहले सह प्रभारी बने रहे, फिर मुख्य पर्यवेक्षक बन गए। तो उत्तर जी, प्रदेश में कुछ होने वाला है दोनों नेता जब वहां पर गए हैं? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव के और महागठबंधन के वोट बैंक को देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में, 2020 की तुलना में वो आधा % बढ़ा है। वो 37.1% था, वो 37.6% है अब। आपको इनका महागठबंधन का वोट बैंक। हाँ लेकिन हाँ। एनडीए का वोट बैंक, चूंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे फैक्टर आ गए, 10,000 वाला फैक्टर आ गया, वो 9% बढ़ गया। 6 साढ़े 6% तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर से आया, और ढाई 3% 3% आ गया आपको ये एनडीए। 10,000 वाला। यूपी, अच्छा, बिहार में ये पीडीए समीकरण जो चला रहे थे, आरक्षण और जाति जनगणना, बिहार में क्यों नहीं चला? बिहार और यूपी में एक बेसिक फर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अगड़े वर्ग से आता है, तो ये काम करना बहुत आसान था, लोकसभा चुनाव में हो गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पिछड़े वर्ग से थे और है। जब पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री सामने है और उसके सामने आप जाति गणना का मुद्दा लेकर राहुल गांधी जा रहे हैं, अरे भाई, जाति गणना तो खुद करा चुके हैं। तो वो उनके तो सामने चलेगा नहीं। आप उनके सामने अगड़ा पिछड़ा करने, सामाजिक न्याय की बात करने जाते हैं तेजस्वी यादव या राहुल गांधी,
या उनका पूरा अलायंस, वो कैसे सामाजिक चलेगा? न्याय की तो पूरी पॉलिटिक्स ही नीतीश कुमार कर रहे हैं। अति पिछड़ों को सही मायने में जमीन पर किसी ने जितना भी किया उनके इंपावरमेंट के लिए, उसमें नीतीश कुमार का क्रेडिट अब कोई भूल नहीं सकता। और हिंदू अति पिछड़े से ज्यादा अल्पसंख्यक अति पिछड़े ने उसका फायदा उठाया। आप अगर जमीन पे उतर के देखें तो पता चलेगा। यूपी में क्या है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ एक एस्केप गोट की तरह दिखाई दे रहे हैं अभी। कारण क्या है कि अब वो उस बाइनरी में फिट हो जा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार फिट नहीं हो रहे थे। वो आते हैं अगड़े वर्ग से, अगड़े वर्ग से आते हैं तो वो राजनीति करना ज्यादा आसान है, जो राजनीति अखिलेश यादव करना चाहते हैं। दूसरा, अति पिछड़ा वर्ग जो अगड़ा पिछड़ा वर्ग की बाइनरी में आसानी से कहीं फिट नहीं होता। हिंदू अति पिछड़ा वर्ग जो बिहार में 25% के करीब है, यूपी में जाति गणना भले ही नहीं हुई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक वो 15-16% से ज्यादा नहीं है, यानी 9% का डिप है। 9% वो बेस वोट कम है, और 9% का वो वोट जो कम है उस सेक्शन का, जिस सेक्शन को 10,000 वाली स्कीम से सबसे ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है, उस तरह की स्कीम से उस, और जो अंतर है बिहार में जितना वोटों का, उतना तो यूपी में अति पिछड़ा की आबादी कम है। बिहार में 9% का अंतर है महागठबंधन एनडीए के वोटों में, और यूपी में हिंदू अति पिछड़ा की आबादी 9% कम है। तो यूपी 10,000 का राजनीति का असर कम है। और दूसरी चीज आप ये देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी के, या अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो तिलक तराजू और तलवार के वोट बैंक के बूते ही 33 सीटें बीजेपी की आ गई थी क्या? कतई नहीं। उस वक्त भी उनके साथ अति पिछड़ा वर्ग खड़ा था, और बीजेपी को एहसास हो चला है कि जनरल कैटेगरी का वोट और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों को जोड़ करके अब सत्ता नहीं हासिल की जा सकती। सत्ता के लिए सत्ता यूपी में तभी मिलेगी जब यादव और कुर्मी के बीच गैप रहेगा। यादव और कुर्मी एक साथ लामबंद होंगे तो बीजेपी को सत्ता नहीं मिलेगी, ये मुश्किल होगी जी। नहीं तो 10,000 का जिक्र आप कर रहे थे, 10,000 का जादू बहुत सारे लोगों ने तो कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में तो चल गया। अब 10,000 को 11,000 कर देंगे, 15,000 कर देंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? वो 10 लाख कर दें। मैं कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि जो सामाजिक परिस्थिति है, बिहार में कोई दलित आंदोलन नहीं चला था, कभी नहीं चला। बिहार के दलित भी जातियों की राजनीति में बटे हुए हैं। जैसे पासवान समाज रामविलास पासवान के परिवार के साथ है, चिराग पासवान के साथ। रविदास समाज पहले बसपा में था, बाद में महादलित के नैरेटिव पर नीतीश कुमार के साथ है, हालांकि उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है। भीम आर्मी भी उसमें घुसी है। माझी समाज जो है, मुसहर समाज, वो जीतन राम माझी को नेता मानता है। और बाकी जो आधा 1% वाले जो 4-5-6 अन्य दलित जातियां हैं, वो महादलित के नैरेटिव के साथ नीतीश कुमार के साथ। उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग का लगभग पूरे तौर पर कहें तो अम्बेडकराइट है। अब देखिए, जब बसपा को 18-20% वोट आते थे, तब भारतीय जनता पार्टी को 73 लोकसभा सीटें मिली। बसपा का वोट घट के जब 9% पर आ गया, 8.5 से 9 के बीच में आ गया पिछले लोकसभा चुनाव में, तब भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कि वो कहां पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी 33 पे पहुंच गई, 73 से 40 सीटें कम हो गई। तो जो 40 सीटें बीजेपी कम हुई, वो कैसे हुई? इसलिए हुई क्योंकि तमाम लाभार्थी चेतना बीजेपी ने भी जताने की कोशिश की। एक दौर में गैस सिलेंडर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जो भी लाभार्थी चेतना के नाम पर जगा सकते थे, सब कोशिशें की। लेकिन दलित वर्ग का वोट मास स्केल पर बीजेपी में शिफ्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही दलितों का मुद्दा उठाना शुरू हुआ, प्रतीक के तौर पर ही सही एक दलित नेता को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, इंडिया अलायंस का भी अध्यक्ष बना दिया। उस प्रतीक का फायदा संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ जाकर जब जुड़ा, तब गैर जाटो दलितों का ठीक ठाक हिस्सा कांग्रेस सपा गठबंधन से जुड़ा। कांग्रेस सपा गठबंधन की सफलता और 2022 के विधानसभा चुनाव में विफलता के बीच का अंतर क्या है? कुर्मी समाज और उसके साथ साथ जो गैर जाटो दलित समाज का एक ठीक ठाक हिस्सा जो विधानसभा में नहीं मिला था सपा को, वो इस लोकसभा चुनाव में मिला, जिसने पूरे नतीजे को बदला। अब वो दोनों जब तक नहीं छिटकेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, कुछ लोग कह रहे थे कि सपा गठबंधन तोड़ सकती है। अगर सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ती है विधानसभा चुनाव में, तो तय मानिए कि फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक भले ही ना हो, भले ही कांग्रेस का अपना वोट बैंक ना हो, लेकिन कांग्रेस किसी मजबूत गठबंधन में रहती है तो कांग्रेस पार्टी दलित वोटों के एक ठीक ठाक हिस्से को उस गठबंधन के लिए इंश्योर एड ऑन कर देती है, एड ऑन कर देती है, वो करा दे रही है। बिहार में क्या आपको लगता है, कांग्रेस अगर अलग लड़ जाती तेजस्वी यादव से, तो उनके गठबंधन को 37% तो छोड़िए 27% वोट नहीं मिलते, क्योंकि वो एक गारंटी तो बन रही है।
भरोसा तो बन रहा है दलितों का कि हम इस गठबंधन के साथ जा लेकिन सकते उनको हैं। खुद को तो फायदा नहीं हो रहा। फायदा बिहार में नहीं हुआ, यूपी में हो जाएगा। बिहार लेकिन तो नहीं। यूपी का चुनाव पूरी तरह से इसी पर डिपेंडेंट है। डोमिनेंट ओबीसी जो गैर यादव डोमिनेंट ओबीसी है, मसलन कुर्मी समुदाय वगैरह, मौर्य समुदाय, खासकर कुर्मी समुदाय, और दूसरी तरफ देखें आप तो दलितों में गैर जाट और दलित, इन दोनों का से 10% वोट अगर खींच करके ले आया अखिलेश यादव, जैसे लोकसभा में लाए थे, तो सपा कांग्रेस गठबंधन 250 से कम सीट नहीं जीतेगा। लेकिन नहीं ला पाए तो 125 की 125 पे अटक जाएंगे। आप साफ साफ बात नहीं करते। मेरे जैसे लोग जिनको कम समझ आती है उनको साफ बताया करो, क्या ऐसी संभावना आपको लग रही है कि बीजेपी लीडरशिप चेंज कर सकती है उत्तर प्रदेश में? जो आप समीकरण बता रहे हो मुझे साफ बात बताया करो, इतना मैथमेटिक्स मुझे आती नहीं आप जितनी। देखिए, आप कह रहे हैं लीडरशिप चेंज कर सकती है, तो लीडरशिप वही है कि दोधारी तलवार है लीडरशिप चेंज करना। कल्याण सिंह की लीडरशिप चेंज की गई, वाया राम प्रकाश गुप्त ये लीडरशिप पहुंचा दी गई राजनाथ सिंह के हाथ में, तो गैर यादव पिछड़ों से हाथ धोना पड़ा था। तीसरे नंबर पर बीजेपी छिटक गई थी। अब वही स्थिति है कि अब अगर ठाकुर लीडरशिप को रिप्लेस किया जाएगा, तो या तो आप ठाकुर वोटर का रिस्क उठाइए, या फिर जो गैर यादव जो डोमिनेंट पिछड़े हैं उनका रिस्क उठाइए। कोई एक रिस्क बीजेपी को लेना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को हटाना भी खतरे से खाली नहीं है, और बनाए रखना तो और ज्यादा खतरे से खाली नहीं है। तो कैच 22 सिचुएशन में बीजेपी दिखाई दे रही है। अच्छा, ये एक ऐसी सिचुएशन है सर कि इसमें आप कोई राम प्रकाश गुप्ता जैसे कंप्रोमाइज कैंडिडेट ला करके भी नहीं जा सकते हैं। उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। जी, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है यूपी में। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा लगा कि कुछ ठीक से पढ़ते खुली है, कुछ पन्ने और खुले हैं बिहार के भी और आगे की राजनीति के भी। ये अभिषेक की खासियत है, इतनी मैथमेटिक्स वो समझते ना, मैं तो मैथमेटिक्स में फेल ही होता रहा हूँ, वो शायद नहीं पता नहीं नहीं। विजय जी, देखिए मैथमेटिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री काम करती है। केमिस्ट्री भी है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या थी? केमिस्ट्री यूपी में ये थी कि जो डोमिनेंट ओबीसी थे, गैर यादव, कुर्मी थे, मौर्य थे, ये सब यादवों से छिटक गए थे। बेनी प्रसाद वर्मा के सपा छोड़ने के बाद छिटक गए थे, और वो उसका फायदा बीजेपी को मिला। और उस सोशल केमिस्ट्री में बीजेपी ने 2017 में ये बताया नहीं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो बता करके जाते तो शायद नहीं मिलता, शायद नहीं होता जी। और ऊपर से बना दिया गया, तब भी उनकी देश भर में सीटें इतने कम हो गई आप विधानसभा भी में। पता नहीं। अरे आप मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स नहीं केमिस्ट्री चलती है, तो योगी जी की केमिस्ट्री तो पूरे देश भर में चल रही है। अभी बिहार में भी बताया कि 80% स्ट्राइक रेट रहा उनका। हाँ, योगी जी गए थे, सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी शहाबुद्दीन की सीट पर, और वो सीट मुस्लिम बहुल नहीं है, राजपूत बहुल सीट है। और वहां पर ओसामा चुनाव जीत के आए हैं उनके बेटे। क्या क्या नहीं कहा योगी आदित्यनाथ ने। भूमियार और वो साथ हो गए ना, वो सीट अलग तरीके की भी है। वहां राजपूतों का ठीक ठाक वोट भी मिल गया, भूमियारों का वोट, ब्राह्मणों का वोट भी ओसामा को मिल गया। कारण ये था कि शहाबुद्दीन कभी अल्पसंख्यक नेता या मुस्लिम नेता के तौर पर देखे ही नहीं गए। वो लैंडलॉर्ड के और लैंडलॉर्ड वाले लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके खिलाफ खड़े हुए चेहरे थे। लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ की उस बात का बुरा माना, और योगी आदित्यनाथ गए इस वजह से सीटें मिल गई। 80% सीटें, ऐसी बात नहीं है। वो नहीं जाते तो हो सकता है 5-7 सीट और बढ़ जाती, क्योंकि आप देखिए राजपूत कैंडिडेट से लड़ाई थी ओसामा की। योगी आदित्यनाथ नहीं जाते, ऐसी बात नहीं करते, तो हो सकता था कि ओसामा चुनाव हार जाते। जी। आप योगी जी को तो सारी पार्टी सिर पर बैठाकर घूम रही है ना, और सब जो करते हैं कि भाई योगी मोदी जो है वो नेक्स्ट जो है, योगी भी आगे बढ़ सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि योगी जी की वजह से लोकसभा चुनाव में भी यही थे। लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र गए थे, 6 महीने के अंदर पीओके ला रहे थे। उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे। उत्तर प्रदेश में 10 सालों के अंदर 73 से 33 पर आ गई भारतीय जनता पार्टी। वो योगी जी के आने के बाद बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दी हो तो हमें बताइए। योगी जी को जब यूपी सौंपा गया था तो भाजपा के पास 73 थी। योगी जी के आने के बाद 11 घट के 62 हो गई। फिर अगले चुनाव में 29 घट के 33 हो गई। तो योगी जी के आने के बाद तो डिक्लाइन ही हुआ है, बढ़े कहाँ है। विधानसभा में कम हो गई, जब उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया तो 57 सीटें कम हो गई, 20% सीटें आपकी चली गई। जी, चलिए देखते हैं कि क्या सोचती है बीजेपी योगी जी के बारे में और आगे की लीडरशिप के बारे में। बहुत अच्छा रहा, ये चर्चा हुई है, फिर देखते हैं कि आगे क्या चर्चा होती है। और शुक्रिया आपका। हम आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए,
अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अभिषेक की तरह से जागरूक रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार।